और बड़ी खबर सियासी गलियारे से। रांची के केली बंगले में रह रहे लालू प्रसाद से आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुलाकात करने पहुंचे और करीब आधे घंटे तक लालू से बातचीत के बाद बन्ना गुप्ता दूसरे गेट से निकल गए। लालू प्रसाद से बन्ना गुप्ता की क्या बात हुई ये तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि बन्ना गुप्ता और लालू प्रसाद के बीच कुछ राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री लालू प्रसाद का हालचाल जानने पहुंचे थे। पिछले दिनों रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद लालू प्रसाद काफी उदास रह रहे हैं और उनकी सेहत में भी गिरावट देखी जा रही है। और इधर कोरोना को मात देकर जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन दिल्ली से रांची लौट आए हैं। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में इलाज के बाद वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे और इसके बाद वो रांची लौटे हैं। दिल्ली से रांची पहुंचे शिबू सोरेन को एयरपोर्ट पर रिसीव करने खुद सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे। इसके लिए सीएम ने खुद गाड़ी भी ड्राइव की। कोविड संक्रमण को देखते हुए काफी कम लोगों को शिबू सोरेन के आने की सूचना दी गई थी। रांची एयरपोर्ट पर शिबू सोरेन पूरी तरह स्वस्थ दिखे। गुरुजी के कुछ स्टाफ कोविड टेस्ट के बाद पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनका कोविड टेस्ट कराया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पहले उन्हें आइसोलेशन में रखा गया और बाद में दिल्ली के मेदांता में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बिल्कुल, जब वो जा रहे थे और उनकी जो हालात थी बहुत ही चिंताजनक थी। हम लोग सभी लोग चिंतित थे, लेकिन आज जो उनको देखकर लगा पूरी तरह से स्वस्थ हैं, फिट हैं और आने वाले दिनों में और बेहतर मार्गदर्शन उनका पार्टी को और हम लोग सभी को मिलेगा। अपनी मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से रांची के मोरहाबादी मैदान में डटे सहायक पुलिसकर्मी कोरोना जांच कराने से इनकार कर रहे हैं। आंदोलन पर डटे सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि उनके सामने सबसे बड़ा संकट नौकरी और रोटी का है। ऐसे में कोरोना से क्या डरना। सहायक पुलिसकर्मियों को कोरोना जांच के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनसे मिलने पहुंची मेयर आशा लकड़ा कोविड पॉजिटिव होने के बाद अब आइसोलेशन में है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को लेकर कोविड सैंपल को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम मोरहाबादी मैदान पहुंची थी, लेकिन सहायक पुलिसकर्मियों ने सैंपल देने से इनकार कर दिया। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि जब तक सीएम या उनके प्रतिनिधि से वार्ता नहीं होगी वो कोई भी आदेश नहीं मानेंगे। हम लोग तो ऐसे मर ही रहे हैं, आज कोरोना से मरे या फिर भूख से मरे, मरना तो है। बेरोजगारी का आलम है। जांच करवाएंगे हम लोग, ऐसा बात नहीं। सरकार का सारा दिशा निर्देश का पालन करेंगे, पर पहले वार्ता होगी, उसके बाद ही कुछ होगी, जांच होगी। उससे पहले कोई जांच नहीं, कोई जांच नहीं होगी। वार्ता किसके साथ करना? वार्ता हम लोग मुख्यमंत्री साहब के साथ करना चाहते हैं, चाहे उसका कोई प्रतिनिधिमंडल आए, वार्ता करें हम लोग से। पेट में जो भूख लगी है उसके लिए हमें नौकरी चाहिए। कोरोना से तो हम जीत चुके हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब हम ड्यूटी में थे लॉकडाउन में, तो उस समय हमारे कई साथी पॉजिटिव हुए थे। तो उस टाइम हमें 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद, क्वारंटीन होने के बाद हमें दोबारा ड्यूटी में लगाया गया। उस समय सरकार का दिशा निर्देश कहाँ था? उस समय प्रशासन कहाँ सोई थी? झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। कोरोना काल में शुरू हो रहे इस मानसून सत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। विधानसभा में सभी विधायकों के बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ व्यवस्था की गई है और साथ ही सभी विधायकों के लिए मास्क भी अनिवार्य है। प्रोटोकॉल को फॉलो करने सबको संक्रमण से बचाने के लिए आवश्यक है। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, शील्ड, ये सब का प्रयोग तो अब कॉमन हो गया है। ये सब का करना जरूरी है, खास करके जहां गैदरिंग होती है। हाउस में हमारे माननीय सदस्य लोग बैठेंगे तो जाहिर है कि उन लोग को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने का इंतजाम करना होगा। तो हम लोग 160 सीट का व्यवस्था कर दिए हैं, ताकि पहले का 2 सीट में से अब 1 सीट का ही इस्तेमाल होगा। इस प्रकार से हमारे 79 विधायक हैं। सारे विधायकों को बेहतर ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग से हम लोग बैठाने का कोशिश करेंगे। कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र पर कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह का कहना है कि कोरोना काल में यह सत्र काफी महत्वपूर्ण है। सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। जब भी चलता है तो उसके पहले हर विधायक जो है अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर, कुछ जो राज्य स्तर पर भी जुड़े हुए मुद्दे हैं जिससे हम लोगों के क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है, उन सब मुद्दों की तैयारी, सवाल डालना और उस पर अध्ययन करके लोग आते हैं। कोरोना के इस महामारी के काल में
जो काम झारखंड के सरकार महागठबंधन की सरकार में हुआ वह बेहद सराहनीय रहा है, लेकिन अब इससे उबर कर आगे हम लोगों को आगे का रास्ता देखना तय करना है। तो उन सब मुद्दों पर जिन पर अब इस महामारी के साथ भी काम होना चाहिए, उन सबों की तैयारी हम लोगों ने की। इधर 18 सितंबर को बीजेपी ने बैठक बुलाई है, जिसमें विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति बनाएगी। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि 2 दिनों के सत्र को लेकर बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मुद्दे तय किए जाएंगे। वहीं उन्होंने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने के सवाल पर कहा कि इस पर फैसला 18 सितंबर को ही लिया जाएगा। तक मुद्दे का सवाल है तो सत्र 2 ही दिन का है, 21 और 22। 18 को तो नाम के लिए है। अब ये 2 दिन में कौन से मुद्दे उठेंगे, क्योंकि मुद्दे इतने हैं, तो इस पर 18 तारीख को ही 1 बजे विधायक दल के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी के कार्यालय में विधायक दल की बैठक है और फिर मुद्दे वहीं तय होंगे कि हमें इस 2 दिन का उपयोग सदुपयोग कैसे करना है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी पर बड़ा बयान दिया। कांग्रेस ने कहा कि बाबूलाल को कल तक खुद बीजेपी फ्यूज बल्ब मानती थी और आज उन्हें ही अपने विधायक दल का नेता बनाने को लेकर तूल दे रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सदन के छोटे सत्र में बीजेपी बाबूलाल मरांडी को लेकर हंगामा करती है तो यह प्रदेश की जनता के साथ अन्याय होगा। बाबूलाल मरांडी जी आज इस राज्य के लिए कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी तो खुद उनको कोई मुद्दा मानती नहीं थी। वो तो पहले से ही लगातार उनको फ्यूज बल्ब बताते रही है। ये अलग बात है कि आज उन्हीं के भरोसे पूरे राज्य में रोशनी करने का जो उनका इच्छा हो गई है, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। और जहाँ तक बाबूलाल मरांडी जी के नेता प्रतिपक्ष का मामला है तो ये पूरी तरह से संवैधानिक मामला है। अब जब कोई काम करने वाली सरकार आई है तो उसको किस प्रकार से विरोध करके और नकारात्मक बातें करके राज्य की छवि तक को खराब करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। और विधानसभा का सत्र जो छोटा सत्र है, चूंकि कोरोना काल है, बहुत ज़्यादा दिनों तक इसको चलाया नहीं जा सकता है। कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो कोरोना के भी शिकार हो गए हैं। एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी आगे आए ताकि इस सत्र का लाभ राज्य की जनता को मिल सके। और चलिए अब देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें जन्मदिन के मौके पर देवघर के बाबा मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से पवित्र कामना लिंग का रुद्राभिषेक किया गया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री राज परिवार के नेतृत्व में आयोजित इस अनुष्ठान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने और विश्व कल्याण के उनके प्रयास में सफल होने की कामना की गई। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से जरूरतमंदों के बीच अनाज का वितरण और अस्पताल में मरीजों के बीच फल का वितरण भी किया गया। प्रधानमंत्री के 17वें जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता वृक्षारोपण भी करने वाले हैं। पीछे सामने सटे तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें जन्मदिन को लेकर झारखंड में भी खुशी है और यहाँ खासतौर पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर देवघर बाबा के पास रुद्राभिषेक किया गया और तैयारी आप खुद देख सकते हैं कैसे बीजेपी कार्यकर्ता खुश हैं और कई तरह के अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये देखिए एक और तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे पूजा अर्चना की गई भगवान के पास से और लड्डू चढ़ाया गया खास तौर पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की गई है। देखिए कैसे केक की तैयारी की गई और बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं सेवा सप्ताह के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मना रहे और जरूरतमंदों के बीच जरूरत के सामान और मरीजों के बीच फल का वितरण भी कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन को लेकर बीजेपी की तरफ से कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। पार्टी के विधायक सीपी सिंह ने आज के दिन को बेहद खास बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को खास बनाने के लिए पार्टी ने सेवा सप्ताह का आयोजन किया ताकि जरूरतमंदों की मदद की जा सके। वहीं उन्होंने पीएम की जीवनी को स्कूल सिलेबस में शामिल करने की मांग भी की। यही कहेंगे कि देश के अंदर ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं हुआ, तो स्वाभाविक रूप से आज सारे कार्यकर्ता उत्साहित हुए हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से मांग भी करता हूँ कि देश के पाठ्य पुस्तकों में खास करके जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको परम श्रद्धेय मोदी जी का जीवनी पढ़ाई जानी चाहिए ताकि लोग प्रेरणा लें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई की। अपने ट्विटर संदेश में सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा है कि देश के आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करते हैं। देखिए, हेमंत सोरेन ने, झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी ट्विटर पर शुभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री जी को और कहा कि प्रधानमंत्री जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं। पीएम मोदी को जमशेदपुर के उनके मित्र रहे महेश चंद्र शर्मा ने न्यूज 18 के जरिए बर्थडे विश किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के पूर्व की यादों को ताजा करते हुए कहा कि आडवाणी जी की रथ यात्रा जब बिहार में लालू प्रसाद ने रोकी थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी से उनकी मित्रता हुई। महेश चंद्र शर्मा ने कहा कि उनके बाद कई बार पीएम नरेंद्र मोदी बिहार झारखंड आए और कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत भी की। महेश चंद्र शर्मा ने कहा कि बीते 6 सालों में पीएम मोदी ने जो काम किया है, देश की जनता उन्हें उनके लिए हमेशा याद रखेगी। और एक बार जिससे मिल लिए शायद भूलते नहीं हैं, ये भी इनके दिमाग की विशेषता है, जिसके प्रति हम लोग बहुत गदगद रहते हैं। ये भावना सबकी नहीं होती। ऐसा है, हम लोग उनका जन्मदिन, सप्ताह व्यापी जन्मदिन मना रहे हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण। 6 साल भारत को एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन पर प्रदेश सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्रधानमंत्री को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उनके दीर्घायु होने की कामना भी की है। प्रधानमंत्री हैं और यशस्वी हों। आज उनका 70वां जन्मदिन है। हम सभी लोग हर्षोन्दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं उनको देते हैं और यही कामना करते हैं कि वो दीर्घायु हों और देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने का काम जो जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी भली भांति निभाएं। सरायकेला जेल की सुरक्षा और व्यवस्था में कई कमी देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन जेलों की सुरक्षा को लेकर कई कदम उठा रही है, लेकिन अभी भी कई खामियां हैं। जैसे जेल में अभी भी 2G जैमर है, जबकि अब 4G सिम का इस्तेमाल हो रहा है। कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है। जेल अधीक्षक हिमानी प्रिया ने बताया कि वो जल्द ही इसे दुरुस्त करने की दिशा में काम कर रही है। कराया गया है। अभी तक 7 मरीज पाए गए हैं, इसमें 6 एक ठीक हो गया है, 6 जो है एमजी में भर्ती है। जो SOP है कोरोना का, उसका पालन करने का निर्देश जो है जेल सुप्रिंटेंडेंट को दिया गया है। और जलापूर्ति से संबंधित कुछ समस्या थी, हमने कहा कि एक्सीक्यूटिव इंजीनियर जांच करके उसका निदान करें। पहले हमारे पास टोटल 22 सीसीटीवी थे, जिनको बढ़ा करके अभी 30 किया गया है। वार्ड के अंदर भी हमने सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं ताकि और अच्छे तरीके से निगरानी की जा सके। और अभी कुछ दिन पहले 10 और सीसीटीवी का हमने ऑर्डर दिया हुआ है ताकि कारा को चारों तरफ से और सुरक्षित बनाया जा सके। इधर खूंटी में पेयजल विभाग का भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का कारनामा सामने आया है। करोड़ों की लागत से डैम का निर्माण किया गया, लेकिन घटिया निर्माण की वजह से यह डैम कुछ ही दिनों में टूट गया।
माकपा ने निर्माण में धांधली का आरोप लगाया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। ठेकेदार और जो उसका जो विभागीय भ्रष्टाचार का जो नमूना है ये देखने को मिला है। कई साल पहले ही बना था। इससे पूरे राहे के लोगों में एक जल संकट पैदा होगा, लोग इसमें पूरी तरह से प्रभावित होंगे। हमारा डिमांड है, हम मांग करते हैं सरकार से भी और विभाग से भी इस घटना के दोषी जो अभिकर्ता हों या जो संबंधित अधिकारी है उस पर कार्रवाई हो। फिर जिस वजह से थोड़ा देर बाद 12:30 बजे वो पूरी ऐसा हो गया पानी के बहाव से। क्या समस्या यहाँ के ग्रामीणों को हो सकता है इसमें? इससे पानी पूरी बंद हो जाएगा, क्योंकि जब तक कि मतलब यहाँ पे डैम था तो इस वजह से पानी का सही संचालन हो पा रहा था। अब डैम टूटने की वजह से बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। चाईबासा में हावड़ा मुंबई रेल मार्ग में बीती रात करीब 9:15 बजे एक मालगाड़ी की चपेट में आने से एक हाथी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना सरंडा जंगल के मनोहरपुर और जरायकेला स्टेशन के बीच डाउन लाइन में हुआ। यहां तेज रफ्तार से गुजर रही मालगाड़ी से पटरी पार करने के दौरान हाथी टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि हाथी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इंजन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। टक्कर के बाद मालगाड़ी वहीं रुक गई और ट्रेनों का परिचालन भी बंद हो गया। घटना की खबर मिलने के बाद रेलवे और वन विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे और हाथी को किसी तरह पटरी से हटाकर किनारे किया गया। इस घटना के बाद एक बार फिर हाथी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इस हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं हाथियों की सुरक्षा को लेकर। सवाल सबसे पहले कि क्या तय मानक से मालगाड़ी की रफ्तार तेज थी? क्या तेज गति से चल रही थी मालगाड़ी? सवाल यह भी कि हाथी के आवागमन को लेकर क्यों सतर्क नहीं था रेलवे? और सवाल यह भी कि हाथियों को रोकने की क्यों व्यवस्था नहीं की गई? ये तमाम सवाल हैं जो न्यूज़ 18 उठा रहा है। और अब बात धनबाद की। इन दिनों धनबाद में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर धनबाद के बागमारा क्षेत्र के ढीकम नाली बड़ा पांडेडी बस्ती में बीती रात एक घर में डकैतों ने धावा बोलकर करीब 5.5 लाख की संपत्ति लूटी। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद सभी हथियारबंद लुटेरे फरार हो गए। डकैती की सूचना मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। हाल के दिनों में धनबाद में बढ़ती आपराधिक वारदातों के आगे पुलिस बौनी दिख रही है और पुलिस प्रशासन सिर्फ लकीर पीटते नजर आ रहा है और अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। 10-15 अपराध कर्मी घर में ताला तोड़कर घुस गए और हथियार का भय दिखा करके इनके नीचे के कमरा जिसमें इनकी माँ थी वहाँ से गहना, सोना चांदी का गहना और नगद 90,000 रुपया और ऊपर अजय और उनकी पत्नी सोहित ऊपर वाला ताला में वहाँ भी घुस करके गहना और नगद 30,000 रुपया उन लोग लूट लिया। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।